वाक्सॉल गाड़ी तैयार की, जबकि बाद में पाकिस्तान के मशहूर जमाना बेडफोर्ड ट्रक इस प्लांट में पर तैयार किए गए। 1953 में एक्साइड बैटरीज ने पाकिस्तान का पहला बैटरी प्लांट लगाया। 1954 में अली मोटर्स ने फोर्ड मोटर्स अमेरिका के साथ मिलकर पहली कार, ट्रक और इसके बाद पिक एंड ड्रॉप तैयार करने की गर्ज से प्लांट लगाया। 1956 में हारून इंडस्ट्रीज ने डोजे अमेरिका के ब्रांड नीम से पिकअप तैयार किया। 1961 में ऑल वन इंजीनियरिंग ने पाकिस्तान में गाड़ियों के पार्ट्स तैयार करने का जदीद प्लांट लगाया। 1962 में वजीर इंडस्ट्रीज ने इटालियन लम्ब्रेटा स्कूटर कंपनी के इश्तराक से पाकिस्तान का पहला स्कूटर तैयार लम्ब्रेटा टीवी 200 तैयार किया। 1962 में कंधवाला इंडस्ट्रीज ने अमेरिका जीप कंपनी के मुख्तलिफ मॉडल सीरीज CJ5, CJ6, CJ7 मुल्क में पहली बार तैयार की। 1963 में जनरल टायर्स ने कराची में पहला टायरों का प्लांट कंटल टायर्स जर्मनी के ताउन से कायम किया। 1963 में हाइसन ग्रुप ने अमेरिका मार्क ट्रक की पैदावार शुरू की। 1964 में राना ट्रैक्टर्स मौजूदा मिल्लत ट्रैक्टर्स ने मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर्स की मुल्की सतह पर पैदावार का आगाज किया। 1964 में नेशनल मोटर्स को खटक खानदान ने खरीदा तो वो कंधारा मोटर्स इंडस्ट्रीज बनी। 1964 ही में राजा मोटर्स ने इटालियन मशहूर जमाना वेस्पा स्कूटर की पाकिस्तान में पैदावार शुरू की। 1964 इटलस ऑटोज ने पहला होंडा मोटरसाइकिल का प्लांट लगाया। 1965 में जाफर मोटर्स ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस जैसे ट्रेलर बेड, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के लिए गाड़ियां तैयार करने का आगाज किया। 1965 में मानो मोटर्स ने टोयोटा गाड़ियों की मकामी सतह पर पैदावार की बुनियाद रखी। फिर आता है कहानी में वो मोड़ जहां से शुरू होने वाला इंटरवल आज तक खत्म होने का नाम नहीं लेता। 1972 में तमाम ऑटो संतों को कौमिया कर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कारपोरेशन का नाम दिया गया। अली मोटर्स को अवामी मोटर्स, वजीर आला इंजीनियरिंग को सिंध इंजीनियरिंग, हारून इंडस्ट्रीज को रिपब्लिक मोटर्स, गंधारा मोटर्स को नेशनल मोटर्स, कंधवाला मोटर्स को नया दौर मोटर्स, हाइसन को मार्क ट्रक, जाफर मोटर्स को ट्रेलर डेवलपमेंट कारपोरेशन का नाम दिया जाता है, जबकि राना ट्रैक्टर्स को मिल्लत ट्रैक्टर्स का नाम देकर पाकिस्तान ट्रैक्टर्स कारपोरेशन का इदारा कायम किया गया। माजरत के साथ भुट्टो साहब भी किसी के मंसूबों पर अपनी तख्ती लगाते रहे, जिसकी बदौलत आज तक हमारी सनत मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। अगर ये तमाम इदारे अपने असल मालकान के पास होते तो आज पाकिस्तान के अपने ब्रांड लॉन्च हो चुके होते। आज हमारे मुल्क की बनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और ट्रक दूसरे ममालिक की सड़कों पर नजर आ रहे होते, बिल्कुल ऐसे जैसे टाटा और महिंद्रा की मसनूआत अरब दुनिया और अफ्रीका में नजर आ रही हैं। आज इन कौमियाई गई सनतों में सिर्फ 3 टूटी फूटी हालत में किसी न किसी तरह जिंदा हैं, बाकी सब का वक्त के साथ इंतकाल हो चुका है। 60 की दहाई तक पाकिस्तान में इंडस्ट्री फरोग पा रही थी। यहाँ फैक्ट्रियां, मिलें और कारखाने लग रहे थे। बजाय इन कारोबारी खानदानों के मशकूर होने के, वो सियासी सरगर्मियों को जिंदा रखे हुए थे। हमारे यहाँ सरमायादार को हमेशा दुश्मन समझा गया। रही सही कसर भुट्टो के सोशलिज्म के ख्वाब ने पूरी कर दी। हमारे यहाँ नज़में पढ़ी जाने लगी छीनो मिल लुटेरों से। चुनाचा एक दिन भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन के जरिए ये सब कुछ छीन लिया। लोग रात को सोए तो बड़े वसी कारोबार के मालिक थे, सुबह जागे तो सब कुछ उनसे छीना जा चुका था। भुट्टो ने 31 सनती यूनिट, 13 बैंक, 14 इंश्योरेंस कंपनियां, 10 शिपिंग कंपनियां और 2 पेट्रोलियम कंपनियों समेत बहुत कुछ नेशनलाइज किया। स्टील मिल कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इनके जायज मालकान से छीन लिया गया। मजदूरों और वर्कर्स को खुश करने के लिए सोशलिज्म के नाम पर ये वारदात इस बेहुदा तरीके से की गई। शुरू में कहा गया हुकूमत इन संतों का सिर्फ इंतजाम संभाल रही है, जबकि मलकियत असल मालकान ही की रहेगी। फिर कहा गया इन संतों के मालिक भी हुकूमत होगी। पहले कहा गया किसी को कोई जरे तलाफी नहीं मिलेगा, फिर कहा गया दिया जाएगा। कभी कहा गया मार्केट रेट पर दिया जाएगा, फिर कहा गया रेट का तयन हुकूमत करेगी। इमरान खान के मुशीर रजाक दाऊद के दादा सेठ अहमद दाऊद को जेल में डालकर इनका नाम ECL में डाल दिया गया। बाद अज़ां वो मायूस होकर अमेरिका चले गए और वहाँ तेल निकालने की कंपनी बना ली। इस कंपनी ने अमेरिका में तेल के 6 कुएं खोदे और कामयाबी की शरह 100% रही। आज हमारा ये हाल है कि हम तेल
تیل کی تلاش کی کھدائی کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کے محتاج ہیں۔ صادق داؤد نے بھی ملک چھوڑ دیا، وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ ایم اے رنگون والا بہت بڑا کاروباری نام تھا، وہ رنگون سے ممبئی آئے اور قیام پاکستان کے وقت سارا کاروبار لے کر پاکستان آ گئے۔ وہ یہاں ایک یا دو نہیں 45 کمپنیاں چلا رہے تھے۔ انہوں نے بھی مایوسی اور پریشانی میں ملک چھوڑ دیا اور ملائیشیا چلے گئے۔ غرض یہ کہ تمام انویسٹر جنہیں آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے پاکستان چھوڑ کر مختلف ممالک میں شفٹ ہو گئے۔ مزدور اب سرکار کے ملازم تھے، کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نتیجہ یہ نکلا ایک ہی سال میں قومیائی گئی صنعت کا 80% برباد ہو گیا۔ زرعی گروتھ کی شرح 3 گنا کمی واقع ہوئی، نوبت قرضوں تک آ گئی۔ جتنا قرض مشرقی اور مغربی یعنی متحدہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں لیا تھا، اس سے زیادہ قرض بھٹو حکومت نے چند سالوں میں لے لیا۔ خطے میں سب سے زیادہ افراط زر پاکستان میں تھا، ادائیگیوں کے خسارے میں 595% اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک ہر سال ایک رپورٹ پیش کرتا، بھٹو نے 4 سال اسٹیٹ بینک کو یہ رپورٹ ہی پیش نہ کرنے دی تاکہ لوگوں کو علم ہی نہ ہو کہ کتنی تباہی ہو چکی ہے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، اپنی انڈسٹری اپنے ہاتھوں سے تباہ کر کے اب ہم چین کی منتیں کر رہے ہیں کہ یہاں انڈسٹری لگائے۔ دنیا 40 سال سے کمپیوٹر استعمال کر رہی ہے اور ہم آج تک ایک ماؤس نہیں بنا سکے۔ دنیا 30 سال سے موبائل فون استعمال کر رہی ہے اور ہم آج تک ایک چارجر نہیں بنا سکے۔ پاکستان کا کھانا خراب کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو اور پیپل پارٹی کا پورا ہاتھ ہے، اور بھٹو کے بعد جو کرپٹ سیاستدان ہمارے ملک پر حکومت کرنے لگے ان کا بھی برابر کا ہاتھ ہے۔ والسلام۔